Good afternoon, everyone. Welcome to Philo. I am Afan Hashmi, your science teacher. और आज के लेक्चर में क्लास 10th का दूसरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट सवालों का जो कलेक्शन है वो हमने पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया है और ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इन सवालों की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में हमने जो कलेक्शन बनाया है वो 35 क्वेश्चंस का बनाया है और आज के लेक्चर में हम उसके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अगले लेक्चर में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यूज जैसे आपको पता ही है, एवरी क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में पानी का बाहर निकलना कहलाता है। ऑप्शन है उत्सर्जन, परासरण, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया यानी ट्रांसपिरेशन। लिख लेते हैं इसको भी। तो बच्चों होता क्या है, ये जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, ये मेनली जो है पौधों के पत्तों में जो छिद्र होते हैं यानी स्टोमेटा, यानी हमारा स्टोमेटा, ये मेनली स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा के माध्यम से यानी जो पत्तों में जो छिद्र छिद्र होते हैं उनके माध्यम से ये जो है जलवाष्प के रूप में पानी बाहर आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब हमसे पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब पौधों का खुद अपने आप अपने लिए भोजन बनाना। CO2 और जल बिल्कुल जरूरी है। क्लोरोफिल ये भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश ये भी जरूरी है। हमें पता ही है जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि पौधों का खुद से खाना बनाना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, CO2, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश सबकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? हमें नहीं, मतलब पौधों को जरूरत पड़ेगी स्वपोषी पोषण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं कहां पर? ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं वो कहां पाई जाती हैं। ऑप्शन है अमाशय में, फेफड़े में, यकृत में, ग्रहणी में। अमाशय यानी स्टमक के बारे में, स्टमक में यानी पेट में हमारे, फेफड़े हमारे लंग्स हो गए और अपना ऑप्शन सी है यकृत में और ऑप्शन डी है ग्रहणी में। तो इसका सही उत्तर होगा अमाशय में यानी स्टमक में। ये जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं। उनसे गैस्ट्रिक जूसेस से होता क्या है, ये जो प्रोटीन हम खाते हैं उसके पाचन में वो जूसेस हमारी मदद करते हैं। प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट करने में, आसानी से प्रोटीन का पाचन करने में वो गैस्ट्रिक जूसेस काम आते हैं। तो ये हमारे पेट यानी अमाशय में मिलती है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्तरस किसके द्वारा स्रवित होता है? बाइल की बात की जा रही है। पित्तरस यानी बाइल, बाइल जूस जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि बाइल कहां से सिक्रीट होता है तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा यकृत यानी लिवर, सॉरी लंग्स, गलत गलती से यहाँ, ये इसका सही उत्तर है यकृत यानी लिवर। तो ये जो पित्त रस होता है ये हमारी किस चीज में मदद करता है? जो वसा हम कंज्यूम करते हैं यानी फैट जो हम खाते हैं, ये जो
पित्त रस होता है ये उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो उसके ऊपर प्रभावी रूप से काम कर सके। इस रूप से ये हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कौन आवश्यक नहीं है? अब ये पूछा गया है कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या जरूरी नहीं है, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन हैं CO2 और जल, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन। तो हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे हमें मतलब पौधों को CO2 और जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होता ही तो मतलब सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर। ऑक्सीजन जो है बल्कि वो एक प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट है, मतलब रिलीज होता है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिंथेसिस। मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ये ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज होती है। मतलब ये हो गया हमारा, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, ये होगा हमारा उपोत्पाद। उपोत्पाद की तरह नियुक्त होता है। नियुक्त होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऑक्सीजन की जरूरत पौधों को नहीं पड़ती, किस चीज के लिए? स्वपोषी पोषण के लिए, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट की तरह यानी उपोत्पाद की तरह नियुक्त होता है, रिलीज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद की बात यानी कूटपाद यानी सुडोपोडिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सुडोपोडिया हमसे ये पूछा गया है, ये सुडोपोडिया जो होता है ये किसमें पाया जाता है? अमीबा, ऑप्शंस हमारे हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर मेंढक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीबा में। ये सुडोपोडिया जो होता है ये अमीबा के झूठे पैर होते हैं, मतलब इनसे अमीबा जो है झूठे पैर, इस सूडोपोडिया की मदद से अमीबा जो है चलता है और निगलने में इनकी मदद लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? मतलब ये पूछा गया है इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो अंग है वो उत्सर्जी यानी एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास यकृत, वृकक, फेफड़े या फिर अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेनक्रियास। पेनक्रियास असल में एक मिश्रित अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका जो काम है वो होता है आपका एंजाइम, जैसे कि मतलब जो डाइजेशन में काम आते हैं, और हार्मोन जैसे इंसुलिन इनको बनाना, ठीक है, ये रिलीज करना है पेनक्रियास का काम है। तो ये एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंगों में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किण्वन निम्न में से किस में होता है? हमसे ये पूछा गया है किण्वन यानी फर्मेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर। फर्मेंटेशन, ऑप्शंस है हमारे हाइड्रा, अमीबा, यीस्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा यीस्ट, प्रश्न नंबर 8। ये किण्वन जो है बेसिकली फर्मेंटेशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट हो गया उनमें होती है। इसमें होता क्या है, ये शर्करा यानी शुगर को आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल और आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड और हमारा एल्कोहल, ये क्या करते हैं? फर्मेंटेशन जब होता है इसका, ये मतलब अपना ये जो हमारा
शुगर होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑर्गेनिक एसिड या अल्कोहल में बदलने में काम आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? हमसे ये पूछा गया है कि भाई जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन जो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में जाना, वो निकलती किससे है? ऑप्शन है पानी, CO2, क्लोरोफिल या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पानी। होता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो जैसा हमें पता है कि ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट है, तो पानी का जो है फोटो सॉरी, तो पानी का फोटोलाइसिस हो जाता है, फोटोलाइसिस। तो बच्चों इससे क्या होता है, जब पानी का फोटोलाइसिस हो जाता है, जो पानी का जो H2O है, वाटर हमारा जो है, वो हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पास ये ऑक्सीजन निकलती है वो पानी में से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमसे बात करी जा रही है यहाँ पर। एरोबिक रेस्पिरेशन, सवाल ये है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन दूसरा है इथाइल अल्कोहल, फिर है ऑक्सीजन और फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास जल। तो बच्चों क्या होता है, जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये थोड़ा, इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। और जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, वो यीस्ट में तो होते हैं इथाइल अल्कोहल, और अगर हम बात करें जीवों की यानी एनिमल्स की, तो उसमें होते हैं एनर्बिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड। अब हमारे से क्या पूछा, लैक्टिक एसिड तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा इथाइल अल्कोहल। और जो रिएक्शन हो रही होती है वो हो रही होती है ये, जैसे ये अपना C6H12O6 है, जब इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये अपना 2C2H5OH+2 कार्बन 2CO2, ये तो होगा हमारा यीस्ट में, जब हम बात करेंगे यीस्ट की। ठीक है। और जब हम बात करते हैं अपना एनिमल्स की, तो उसमें बनाएगा ये लैक्टिक एसिड, वो होता है C6H12O6 का जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमें मिलेगा C3H6O3। ये होगा यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के, दो उधर उसके, ये हमारा आता है एनिमल्स यानी जीवों में। मतलब ये हुआ एंड प्रोडक्ट्स इसके। यीस्ट में तो है हमारा एथाइल अल्कोहल, जो है इस प्रश्न का सही उत्तर। और अगर एनिमल्स के बारे में हमसे पूछा जाए यानी जीवों के बारे में पूछा जाए, तो उसका जो सही उत्तर है वो है लैक्टिक एसिड, ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल तो ऑप्शंस में लिखा है, तो ये होगा हमारा इथाइल अल्कोहल और ये है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? पैरासाइट। इनमें से पैरासाइट कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड या फिर मच्छर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम परजीवी है, क्योंकि वो उसका जो जीवन है वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है। दूसरे जीव जैसे कि मनुष्य और अपना मच्छर, इनके ऊपर प्लाज्मोडियम का जो जीवन है वो निर्भर होता है और उन्हीं से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो सही उत्तर हुआ हमारा प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। इसका सही उत्तर है 4। 4 कक्षों में जो है हमारा हृदय वो है विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष हो गए और अब 2 होते हैं निचले कक्ष। ऊपरी कक्ष को हम बोलते हैं, ऊपरी कक्ष हमारे होते हैं एट्रिया, और जो निचले कक्ष होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स।
तो 2 ऊपर हुए और 2 नीचे हो गए और टोटल हो गए 4, जो है हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव ने वृक्क एक प्रणाली का हिस्सा है जो किससे संबंधित है? अब हमारे पास ऑप्शन में है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या वहन। यानी जो हमारे से ये पूछा गया है, वृक्क जो होते हैं हमारे किडनीज, वो कौन सी प्रणाली का किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। अब ये करती क्या है? जो किडनीज होती है हमारे, जो वृक्क होते हैं, ये हमारी जो बॉडी में वेस्ट हो जाता, वेस्ट हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है या जो एक्सेसिव वाटर यानी ज्यादा जो पानी होता है, ये उसको छानकर यूरिन यानी मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, क्रोमोप्लास्ट या फिर डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका जो काम होता है मैग्नीशियम का, वो होता है जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है पौधा, वो मैग्नीशियम की मदद से ही करता है। तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, इस अणु का नाम लिखें। अब इन्होंने ये पूछा है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान जो है, जो फर्स्ट स्टेज में ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, मतलब 3 कार्बन एटम में टूट जाता है। उन 3 कार्बन एटम का नाम क्या होता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा पायरुवेट, जो कि हमारा उस अणु का नाम है जिसमें कार्बन टूट जाता है। जो रिएक्शन इसमें हो रही होती है वो है ये हमारा 6 कार्बन एटम वाला जो C6H12O6 है, ये हमारा 2 C3H4O3 इसमें टूट जाता है, ये हमारा हुआ पायरुवेट। इसको यहां लिखेंगे पायरुवेट, या हम इसको यहां ठीक है, ये हमारा पायरुवेट हुआ। इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है इसके अंदर एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका स्टेप। ये रिएक्शन हो रही होती है, जो हमारा जो क्या बोलते हैं प्रथम चरण होता है, उसमें ग्लूकोज का जो एक 6 कार्बन एटम वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह के 2 पायरुवेट में टूट जाता है, जिसके साथ साथ उसमें से थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी ऊष्मा भी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी हमारा होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में फ्लोएम जिम्मेदार है, ऑप्शन है भोजन के परिवहन, जल के परिवहन, एमिनो अम्ल के परिवहन या ऑक्सीजन के परिवहन। सही उत्तर है भोजन के परिवहन। फ्लोएम करता क्या है? ये पौधों में जो उसके निम्न भाग होते हैं, जैसे कि फल हो गए, फल, फूल, ठीक है, पत्तियां, और तना आदि, इन सब में जो फ्लोएम है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भोजन के परिवहन की है, मतलब इन सब तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी है फ्लोएम की। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये क्रिया कहाँ होती है? अब ये पूछा गया है, जब पायरुवेट का जो विखंडन होता है तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जल मिलता है तथा एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कहाँ हो रहा होता है प्रोसेस, हमसे ये पूछा गया है। तो ये प्रोसेस हमारा हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है और ये सब आपको पता ही है कि इसके अंदर क्वेश्चन में ही बताया गया है कि क्या क्या रिलीज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि सेल का हमारे पावर हाउस होता है, उसके अंदर ये विखंडन हो रहा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आंत में प्रोटीन किस एंजाइम द्वारा पचता है? तो हमारी जो
बॉडी हमारे अंदर जो आते होती हैं उसके अंदर जो प्रोटीन जब जो हम कंज्यूम करते हैं, जब खाते हैं, उसके अंदर जाता है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है ये कौन सा जो एंजाइम है वो उसको पचाने के काम आता है, किसके द्वारा वो पचता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इसका सही उत्तर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, जब प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर आता है, जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो ये उसके छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिससे कि उसका आसानी से पाचन किया जा सके, इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम के बारे में पूछा गया है कि जाइलम का जो काम है वो क्या होता है। ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जल का वहन। जाइलम क्या करता है, ये जड़ों में से बाकी जितने भी पौधे के और जितने भी भाग होते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए और तना हो गया आदि, जितने भी पौधे के भाग होते हैं उन सब तक ये पानी पहुंचाने का काम करता है। जैसे जैसे फ्लोएम का जो था वो भोजन पहुंचाता है, और जाइलम का आपको याद रखना है ये जल का वाहन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे लिख के देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यह है जाइलम का काम। जाइलम और फ्लोएम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको उसको अच्छी तरह याद रखना है। फ्लोएम का काम है खाने का परिवहन, और ये अपना जाइलम का काम है जल का परिवहन, जल का वहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। हाँ, अगला सवाल हमारा है, मानव रक्त में मतलब ह्यूमन ब्लड में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों ये होती है 20 mg। 20 mg यूरिया जो है ये नॉर्मल क्वांटिटी है यूरिया की, जो हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो अब हमारे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और इसमें आपको क्या कहते हैं, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो आपको हर सवाल को ही बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, लेकिन क्योंकि अब वेरी शॉर्ट 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से हमें आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड में लिख के हम, क्योंकि वेरी शॉर्ट लिखा है तो एक वर्ड का आंसर लिख के आ जाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर के हिसाब से ही उसका उत्तर देना होगा। तो प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मूर्छित ऊर्जा का क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं इसका क्या उपयोग है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मूर्छित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो बच्चों होता क्या है, ये कोशिका श्वसन द्वारा जो मूर्छित ऊर्जा होती है, वो जो एनर्जी है वो फौरन ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, मतलब फौरन ही वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाने में लग जाती है। और जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए, बाकी जो उसके जो सेल के जो दूसरे काम रहते हैं, उसके लिए जो ये है एज ए फ्यूल, मतलब एक ईंधन की तरह काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी लंबी शुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा, हर्बीवोर्स के बारे में हमसे सवाल है, और ये पूछा गया है कि उनको जो एक मतलब लंबे गट की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब लंबी शुद्धांत यानी लंबा गट की जरूरत क्यों पड़ती है। आइए समझते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेल्यूलोज के पाचन के लिए लंबी शुद्धांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो घास खाते हैं इसीलिए, और उसके अंदर मतलब मेजोरिटी में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो मतलब उनका जो मेजर कंजम्पशन है वो सेल्यूलोज का है, जो हर्बीवोर्स हमारे होते हैं। उसके लिए उनको एक लंबे गट यानी लंबे शुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है। ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अपोहन क्या है। ठीक है, डायलिसिस का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझते हैं। वह कृत्रिम प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित अपशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं, अपोहन कहलाते हैं। यानी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने ब्लड में रक्त यानी ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको मतलब अलग कर दिया जाता है, मतलब ब्लड की प्योरिफिकेशन कर दी जाती है। इस प्रोसेस को हम अपोहन कहते हैं। इसको हमने कृत्रिम प्रक्रिया क्यों लिखा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और बच्चों जो नेचुरल प्रोसेस बॉडी के अंदर जो होता है, जो मतलब ये कर रहे होते हैं, वो होती है किडनीज। इस अपोहन की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमारी किडनीज खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं।
और जो आपको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम के लिए उनकी। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशेषित करने के लिए श्रुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपनी जो हमारी आते हैं, उनको मतलब भोजन को क्या बोलते हैं अपना अभिकल्पित करने, कैसे उनको मतलब अभिकल्पित किया गया है भोजन को अवशेषित करने के लिए। समझते हैं। श्रुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। मतलब क्या कहा इन्होंने, हमारी उसके अंदर आंतों के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अपनी इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो अवशेषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मतलब जब वो आ रहा होता है अंदर खाना, तो वो क्या करते हैं, वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से हम उसको आसानी से अभिकल्पित कर सकते हैं। ये है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस लेक्चर के आज के पार्ट में हम वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू डिस्कस करने वाले थे, जो कि हमने कर लिए हैं। ये इस पार्ट का आखिरी प्रश्न था। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, इन सभी सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ, जहां पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।